This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. गुड मॉर्निंग। आज हम चरक संहिता का एक वैशिष्ट्यपूर्ण स्थान विमान स्थान उसका प्रारंभ करने जा रहे हैं और उसमें प्रथम अध्याय है रस विमान अध्याय। तो सबसे पहले विमान स्थान का महत्व जो है उसको समझेंगे और फिर अध्याय की ओर जाएंगे। तो विमान स्थान के बारे में स्वतः अपने चक्रपाणि दत्त जी बताते हैं। तो विमान का मतलब क्या है? तो मीयते न्यायते ये उसका अर्थ है, जिसका अर्थ होता है स्पेसिफिक मेजरमेंट। मैंने पर्पजली आज जो पहला स्लाइड लिया है वो अंग्रेजी है। तो इट इज अबाउट द क्वांटिफिकेशन ऑफ विसिएशन ऑफ दोष। मेजरमेंट जो है वो किसी वस्तु का नहीं है, लेकिन वो शरीरस्थ जो दोष धातु है और शरीर के स्वास्थ्य रक्षण के लिए जो आवश्यक घटक है एवं रोग निर्मिति के लिए या रोगोत्पत्ति के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबल निदान या कारण है उनका स्पेसिफिक मेजरमेंट है। ठीक है। तो इसमें और विमान स्थान में कुछ स्वास्थ्य रक्षण एवं व्याधि परिमोक्ष के लिए जो आवश्यक घटक या अंग है, जैसे आहारात्मक कारण, जनपदोध्वंस, बेसिक कुछ शरीर से संबंधित जो भी संस्थान है और व्याधियों के संबंधित विशेष ज्ञान हेतु वैद्यकीय शिक्षण के लिए, अध्ययन के लिए जो भी आवश्यक है वो सारी बातें इस विमान स्थान में आई है। इसमें टोटल 8 जो है अध्याय है, चैप्टर्स है। रस विमान अध्याय, त्रिविध कुक्षीय विमान अध्याय, जनपदोध्वंसनीय विमान, त्रिविध रोग विशेष विज्ञानीय, स्रोतो विमान, रोगानिक विमान, व्याधित रूपीय विमान और रोग भीषक जितीय विमान। ऐसे निदान स्थान की तरह ही इसमें 8 जो है अध्याय है। तो उसमें से जो पहला अध्याय है रस विमान, तो रस शब्द यहाँ पे जो आया है वो षड रस यानी टेस्ट, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इनमें से जो रस है उस विषय के बारे में डिटेल्स यहाँ पे आए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि षड्रसों का कार्य कैसे होता है, या षड्रस जो है वो त्रिविध दोष जनक एवं त्रिविध दोष शामक किस पद्धति से कार्य करते हैं, उनकी मीमांसा सहित लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, कार्य कारण मीमांसा इस अध्याय में वर्णित है। उसके बाद जो परम औषध है यानी तैल घृत मधु, ये जो क्रम से वात पित्त एवं कफ के लिए परम औषध है उनका विवेचन है। और उसके बाद में अष्टव आहार विधि विशेषायतनानि, यानी जो अपने आहार ग्रहण के संबंध में 8 विशिष्ट घटक विचारणीय है, विचार करना आवश्यक है, उसके बारे में अष्टव आहार विधि विशेषायतन इस अध्याय में वर्णित है। तो यहाँ से आगे हम सूत्र के जो भी श्लोक है अध्याय के उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अथा तो रस विमानम व्याख्यास्यामः इति हस्माहु भगवान अत्रेयः। ठीक है। तो चक्रपाणि दत्त आपको पता है ये श्रेष्ठ अध्यापक की भांति हमें सभी चीजें समझाते हैं। वैसे ही वो बताते हैं कि क्रम में क्या है, सूत्र स्थान प्रथम है। हमने प्रथम वर्ष के आयुर्वेद इतिहास विषय में चरक संहिता की रचना देखी है। आपको अगर ज्ञात है तो सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इंद्रिय स्थान, चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान और सिद्धि स्थान, यह क्रम है 8 स्थानों का। ठीक है। तो उनमें निदान स्थान के बाद विमान स्थान आता है। तो चक्रपाणि दत्त उसी सीक्वेंस को भी है वो कैसे साइंटिफिक है वह समझाते हैं। निदाने
ज्ञात हेत्वादि पंचकस्य चिकित्सा उपयोगितया दोष भेषजादि विशेष ज्ञानम अपेक्षितम भवति। यानी निदान स्थान में हेत्वादि पंचक के विवेचन के पश्चात चिकित्सा के लिए उपयोगी दोष भेषज इत्यादि का ज्ञान आवश्यक है, ऐसे वह कहते हैं। अतो वक्षमान दोष भेषजादि विशेष ज्ञापकम विमान स्थानम ब्रूते। यानी अतः इस कारणवश, यानी निदान स्थान के में जो अपने निदान पंचक देखे हैं वो कौन से? हेतु, पूर्वरूप, रूप, उपशानुपशय, संप्राप्ति। इस पद्धति से निदान पंचक के द्वारा रोगों का ज्ञान करने के बाद चिकित्सा के लिए उपयुक्त और कुछ डेप्थ नॉलेज, डीप नॉलेज जो है वो आवश्यक है, और वो है दोष भेषज इत्यादि का। और उसके विशेष ज्ञान के लिए विमान स्थान का अभिधान किया गया है। वक्षमान दोष भेषजादि विशेष ज्ञापकम विमान स्थानम ब्रूते। तत्र अपि च दोष भेषजयोः प्राधान्यात् तद विशेष ज्ञापकम रस विमानम प्रथमम ब्रूते। अभी विमान स्थान उसके बाद, निदान स्थान के बाद क्यों है वो कथन करने के बाद वह बताते हैं विशेष उसमें भी रस विमान अध्याय प्रथम क्यों है? तो तत्र अपि च दोष भेषजयोः प्राधान्यात्, यानी इन दोनों में प्रधान रस होने के कारण, यानी दोष हो या भेषज हो, यानी त्रिदोष हो या औषध हो। भेषज यह शब्द जो है वो औषधि द्रव्य या औषधि द्रव्यों के लिए है, औषध के लिए है। तो इन दोनों में ही प्रधान क्या है? तो रस है। इसलिए रस विमान का जो है वह प्रथम स्थान बताया गया है, और रस विमानम प्रथमम ब्रूते। इमं च स्थान संबंधम स्वयं एव दर्शयिष्यति। तो यह स्पष्ट करते हैं कि इसका स्थान से संबंध आचार्य स्वयं प्रदर्शित करेंगे। यानी चरकाचार्य स्वतः अपने श्लोकों में या सूत्रों में इसको आगे बताने वाले हैं कि रस जो है वो श्रेष्ठ कैसे है, या दोष भेषज ये दोनों ही घटकों में वो प्रधान कैसे है। स्वतः आचार्य यानी चरकाचार्य स्वयं एव दर्शयिष्यति, वो आगे बताने वाले हैं। ही विल टेल अस इन द फ्यूचर। अभी देखिए यहाँ पे आ गई विमान स्थान की व्याख्या, या कुछ लोग इसको निरुक्ति भी कहते हैं। विशेषेण मीयते न्यायते दोष भेषजात् अयन अन अनेति विमानम। तो दोष भेषजादि अनेन इति विमानम, दोष भेषजादि का जिससे विशेष ज्ञान हो वह विमान है। यानी दोष भेषज के बारे में अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान जिस स्थान में बताया है उसे विमान कहते हैं। मान शब्द को उपसर्ग है वि, तो विशेष मान यानी विशेष, हम कहेंगे स्पेशल और इन डीप नॉलेज। तो रस विमानम अधिकृत्य कृतो अध्यायः रस विमानम। तो यहाँ देखिए रस के विशेष ज्ञान को अधिकृत करके लिखा जाने वाला जो अध्याय है उसे रस विमान कहते हैं। ठीक है, तो इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये हो गई इसकी मीमांसा। तो चक्रपाणि दत्त की टीका जो है वो हमें बहुत आसानी से ये सारी समझाते हैं बातें। तीसरा श्लोक है वो गद्यमय श्लोक है। तो इह खलु व्याधि नाम निमित्त पूर्व रूप रूप उपशय संख्या प्राधान्य विधि विकल्प बल काल विशेषात् अनुनु प्रविश्य अनंतरम दोष भेषज देश काल बल शरीर सार आहार सात्म्य सत्व प्रकृति वयसाम मानम अवहित मनसा यथावत् ज्ञेयं भवति भेषजा दोषादिमान ज्ञानाय ज्ञानाय तत्वात् क्रियायाः न हि अमानज्ञो दोषादीनां भिषग व्याधि निग्रह समर्थो भवति। ये जो सेंटेंस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। देखिए, अमानज्ञो यानी दोषादि का जिसे मान यानी विशेष ज्ञान डीप नॉलेज नहीं है वह भीषक यानी वैद्य आयुर्वेदिक डॉक्टर व्याधि निग्रह समर्थो भवति न,
न व्याधि निग्रह समर्थो भवति, वह व्याधि का निराकरण करने में, व्याधि की चिकित्सा करने में समर्थ नहीं होता है। तस्मात्, इसलिए दोषादिमान ज्ञानार्थम विमान स्थानम उपदेक्षामो अग्निवेश, इसलिए दोषादिमान का ज्ञान बताने के लिए या ज्ञान कराने के लिए विमान स्थान जो है उसका उपदेश किया जा रहा है। तो ये तीसरा श्लोक का जो ये पद्यमय श्लोक है ये सारभाग हो गया। अभी पहले सूत्र से चालू करते हैं शब्द से, इह खलु व्याधिना। तो यह खलु इत्यादि ना, इसका हम अगर पहले अर्थ देख ले और फिर टीका देख ले तो देखिए, यह खलु व्याधि नाम यानी व्याधियों के निमित्त यानी हेतु, पॉजिटिव फैक्टर्स, पूर्व रूप, ठीक है, प्रोड्रोमल साइंस या प्रीमॉनिटरी साइंस एंड सिम्टम्स, रूप या उस व्याधि के लक्षण, ठीक है, पूर्व रूप, रूप, उपशय, ठीक है। तो आहार विहार जिससे अच्छा लगता है उसे उपशय कहते हैं, और जिससे वो व्याधि के लक्षण बढ़ते हैं उसे अनुपशय कहते हैं। ये हमने ज्ञान स्थान में देखा। संख्या, तो ये संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, ठीक है, बल, काल, ये सब जो है वो विशेषताएं हैं। तो ये संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प ये तो संप्राप्ति के ही भिन्न भिन्न प्रकार है। हमने निदान स्थान, स्वर निदान में इसके अर्थ देखे हैं। तो यह सब ज्ञान होने के बाद, ठीक है, अननुप्रविश्य अनंतरम, उसके बाद और क्या ज्ञान आवश्यक हो जाता है? दोष भेषज, यानी दोषों का, भेषज यानी औषध का, देश तो वो देह देश और रुग्ण जिस प्रदेश में रह रहा है वह देश, काल, बल, शरीर, सार, आहार, सात्म्य, सत्व, प्रकृति, वय, इनका ज्ञान जो है, इनका मान यानी प्रमाण, ठीक है। तो वह मानम अवहित मनसा, तो अवहित मनसा इसका अर्थ होता है एकाग्र मन से, यथावत जैसा है वैसे, नेयम भवति भीषजा, तो वह जो है चिकित्सक ने यथावत यानी उचित प्रकार से, योग्य पद्धति से, ठीक है, और वह ज्ञान वैद्य ने, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने पहले कर लेना चाहिए। दोषादिमान ज्ञानाय ततत्वात् क्रियायाः, तो दोषादि के प्रमाण को जानने वाला भिषक ही जो है वह रोग का हरण करने में, निग्रह करने में समर्थ होता है। और यह सूत्र का अर्थ हम रह गया, दोषादिमान ज्ञानाय, यानी दोषादि प्रमाण को जानने के बाद ही, उसके आधार पर ही क्रिया यहाँ यानी चिकित्सा होती है, ठीक है। तो यह हो गई उसका तात्पर्य, और ये पद्यमय श्लोक का तो हमने सर्वप्रथम देख लिया। तो आचार्य चक्रपाणी क्या कहते हैं? यह खलु इत्यादि ना स्थान संबंधम आह, तो निदान स्थान के बाद विमान स्थान है, तो उसका संबंध प्रस्थापित करने के लिए वो एक दूसरे से संबंधित, इनका प्रवेश चरकाचार्य ने संहिता में जो है उस स्थानों की योजना इस पद्धति से क्यों की है, निदान स्थान के बाद विमान स्थान क्यों है, उसका संबंध यहाँ पे बता दिया है तीसरे श्लोक में शुरुआत में, ठीक है। यह संप्राप्ति भेद, मैंने जैसे बताया थोड़ी देर पहले कि संप्राप्ति के जो विभिन्न भेद है, टाइप्स है, संख्या, प्राधान्य इत्यादि, ग्रहणेन एव संप्राप्तिम उपदिशन् संख्यादि भेदेन सर्वैव संप्राप्ति कथिता भवति इति दर्शयति। तो संप्राप्ति का ये जो विभिन्न प्रकार बताए हैं, कौन कौन से? ये संख्या संप्राप्ति, प्राधान्य संप्राप्ति, विधि संप्राप्ति, विकल्प संप्राप्ति, इन सभी का ज्ञान करने के बाद या ज्ञान कर लेना चाहिए। आगे बताया है, निमित्तादीनां तु न तादृशो भेदो अल्प ग्रंथ वक्तव्यो अस्ति, येन भेदेन ते अपि इह कथेन अतस्ते सामान्येन एव उक्ताः। तो चक्रपाणी दत्त बिल्कुल यहाँ पे स्पष्ट करते हैं कि निमित्तादि जो है वो भेद यहाँ पे नहीं किया गया है, क्योंकि आचार्य इस विषय का विस्तार
यहाँ नहीं करना चाहते हैं। जिन भेदों से उनका भी यहाँ ग्रहण है, अतः उनको सामान्य के द्वारा ही कहा गया है। अनुप्रविश्य शब्द का अर्थ वो बताते हैं, अनुप्रविश्य बुद्धवा, यानी जानकर, उसका ज्ञान प्राप्त करके, दोषादयाः सूत्रस्थान एवं प्रपंचिताः, तो दोषादि का जो ज्ञान है वह सूत्र स्थान में जो है विशेष पद्धति से बता दिया है। दोषादि के बारे में यहाँ पे विशेष विस्तार नहीं है, क्योंकि वह सूत्र स्थान में विस्तार से पहले ही विवेचन आ चुका है। मानम इति प्रभावादि विशेषाः, मान शब्द का अर्थ यहाँ पे जो आए है दोषादि मान ज्ञानाय, ज्ञान आयतत्वा, तो दोषादि का अर्थ जान लिया और मान का अर्थ भी बता रहे हैं, मानम इति प्रभावादि विशेषाः। तो इसका अर्थ जो है मानम इति प्रभावादि विशेषाः, तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि मान का अर्थ जो है वो प्रमाण है। तो दोषादि के प्रभाव विशेष के ज्ञान के बिना चिकित्सक व्याधि निग्रह में समर्थ नहीं होता। तो मान जो है वो प्रमाण के लिए है या उनका जो प्रभावादि विशेष होता है। अभी प्रभाव शब्द यहाँ पे जो आगे आया है, आप द्रव्य गुण विज्ञान विषय में भी देखोगे पेपर फर्स्ट में, रस वीर्य विपाक प्रभाव इत्यादि, तो वहां पे प्रभाव जो है एक विशेष इंपैक्ट या विशेष गुणधर्म उस द्रव्य का बताया गया है, ठीक है, जिसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते। तो द्रव्य गुण विज्ञान में यह प्रभाव का अर्थ है। आगे जब प्रभाव शब्द इस अध्याय में आएगा, रस विमान अध्याय में, तो आप देखोगे कि प्रभाव का शब्द का अर्थ जो है वो परिणाम इस पद्धति से है, ठीक है। तो द्रव्य प्रभाव, रस प्रभाव, दोष प्रभाव, ऐसे वो शब्द आगे आते हैं, तो उसका परिणाम इस अर्थ से लेना चाहिए यहाँ पे। एतत् ज्ञाने हेतुम आह दोषादि इत्यादि। अभी ये जो समग्र ज्ञान प्राप्त करना है, और क्रिया शब्द का अर्थ यहाँ पे चक्रपाणि दत्त चिकित्सा बताते हैं। तो क्रिया क्या है? चिकित्सा है। तो तभी चिकित्सा जो है वो यह फलदायी होगी, यशस्वी होगी। तो हेंस हे अग्निवेश, for the knowledge of the features of dosha etc, we shall describe the section of vimana, that is the vimana शब्द का अर्थ बताते हैं specific features. Okay, so a physician having no knowledge about the features of dosha, that is the details of dosha etc, that physician is incapable of controlling the diseases. Hence Vimanasthana is having its own importance, and its importance तत्रादौ रस द्रव्य दोष विकार प्रभावान वक्षामः। तो देखिए यहाँ पे रस प्रभाव, द्रव्य प्रभाव, दोष प्रभाव, विकार प्रभाव, ऐसे क्रम से आगे बताया जाएगा। तो इस अध्याय में जो भी है वो रस प्रभाव, द्रव्य प्रभाव, दोष प्रभाव, विकार प्रभाव, इस उद्देश्य से आगे निर्देश किया हुआ है। उद्देश्य क्या है? संक्षेपतः कथनम, और निर्देश क्या है? उसका उद्देश्य का विस्तार करना, तंत्र युक्ति। रसाः तावत् षट्, मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषायाः, ते सम्यक् उपयुज्यमानाः शरीरं यापयन्ति, मिथ्या उपयुज्यमानाः तु खलु दोष प्रकोपाय उपकल्पन्ते। तो देखिए यहाँ से एक्चुअली रसविमान जो है उस विषय को कथन किया जा रहा है, ठीक है। इसके पहले श्लोक जो है वो संबंध प्रस्थापित वाले और महत्व बताने वाले श्लोक थे। अब रस विमान का साक्षात वर्णन चालू होता है। अध्यायार्थम वक्तुम प्रतिजानिते, तो यहाँ से जो है विषय वस्तु प्रारंभ होती है। तो चक्रपाणि दत्त कहते हैं कि अध्याय की प्रस्तावना को यहाँ पे स्पष्ट किया जा रहा है। देखिए तत्र
आदौ इत्यादि इस श्लोक में। यदि अपि च दोष भेषज इति आदौ दोष अपेक्षत्वात् भेषजस्य दोष आदौ कृताः। इसका तात्पर्य है यदि अभी दोषों के वर्णन की अपेक्षा भेषज के दोषों का वर्णन पहले किया गया, फिर भी यहाँ रसद्रव्य रूप भेषज का अपेक्षित रोग प्रशमन क्षमता के कारण तथा दोष के रस एवं द्रव्य दोनों का कारण होने से भेषज शब्द से उन्हें सूचित करते हुए रसद्रव्य का कथन सर्वप्रथम आया है। पश्चात दोष शब्द से दोष व विकार इनका कथन आता है। तो ये चक्रपाणी दत्त की टीका हुई, इसको अभी समझने की कोशिश करेंगे। ये तो ट्रांसलेशन हमने देख लिया कि रस 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इनका सम्यक अगर हम उपयोग करें तो वो शरीर का पोषण प्रीणन करने का कार्य करते हैं, और गलत पद्धति से उसका उपयोग हुआ मिथ्या, यानी इसमें हीन भी है, अति भी है और मिथ्या भी है, ऐसा उसका उपयोग किया तो दोषों का प्रकोप होता है। ठीक है, तो यापयंती का अर्थ भी स्पष्ट करते हैं चक्रपाणी दत्त। देखिए इस टीका में जहां मेरा कर्सर है अभी, यापयंती इति साम्येन अवस्थापयंती। तो साम्यावस्था प्रस्थापित करता है। तो रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष साम्यम, अरोगता हमने पहले देखा भी है। तो मिथ्या शब्द जो है यह अयोग, अतियोग, मिथ्या योगेषु वर्तते। मिथ्या शब्द से इन तीनों का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। अभी आते हैं प्रभाव इस शब्द की ओर, जिसको स्पष्ट किया है। प्रकृष्टो भावाः प्रभावाः शक्ति इति अर्थाः। तो ये द्रव्य की एक विशेष शक्ति है जिसके द्वारा यह कार्य होता है। सच यह चिंत्य अचिंत्याः च ग्राह्याः। कभी कभी वो चिंत्य यानी यू कैन गिव लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, प्रभाव का कभी कभी आप लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यानी उसका कार्य कारण भाव समझा सकते हैं, लेकिन वह प्रभाव कभी कभी अचिंत्य यानी उसका कार्य कारण भाव आप समझा नहीं सकते। व्हाई दिस हैपन यू कैनॉट एक्सप्लेन इट। जैसे हम मधुर रस कफ का वृद्धि क्यों करता है ऐसा बताते हैं, तो वहां पे हम पांचभौतिक संगठन बताते हैं कि मधुर रस पृथ्वी और आप से बना है, कफ भी है वह भी आप और पृथ्वी महाभूत से ही बना है, तो इसके वजह से उसकी वृद्धि होती है मधुर रस से। तो ये हो गया चिंत्य, यानी जिसका आप चिंतन कर सकते हो, उसका आप कार्य कारण मीमांसा दे सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वह इस लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को हम कर नहीं पाते। ठीक है, अभी पहले की ओर जाते हैं। So to start with, we shall talk about the effect of rasa, dravya, that is the substance, and dosha and the vikara. Okay, so rasa is about the षड रसा, द्रव्य क्योंकि द्रव्य में ही रस होगा। देखिए रस जो है, हमने जो थोड़ी देर पहले टीका देखी वो थोड़ा सा आपको लगा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं सर, लेकिन रस जो है वह स्वतः गुण भी है और द्रव्य भी है, क्योंकि रसों के भी गुण और कर्म बताए हैं इसलिए। और द्रव्य जो है वो द्रव्य में यानी औषध में भी रस होता है, इसलिए द्रव्य उस पद्धति से, और ये सभी इस अध्याय में वर्णित है। ठीक है, तो these all will maintain the body in harmony if they are appropriately used, and if they are not appropriately used, हीन मिथ्या अति योग हो गया तो क्या होगा, वो रोग के लिए कारण होंगे। तो तत्राद्यामार्तम घ्नन्ति जो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में देखा है, वह सूत्र जो है वो कार्य कारण मीमांसा के साथ रस विमान अध्याय में अभी आगे बताने जा रहे हैं। इफेक्ट ऑफ रसा ऑन दोषा, और वी कैन से द रिलेशनशिप ऑफ रसा एंड षड्रसा एंड दोषा और त्रिदोष। 5वां श्लोक देखिए, दोषाः पुनः त्रयो वात पित्त श्लेष्मानाः ते प्रकृतिभूताः शरीर उपकारका भवन्ति विकृतिम आपन्नास्तु खलु नानाविधैः विकारैः शरीरम उपतापयन्ति। तो देखिए दोष पुनः 3 है,
वात, पित्त और श्लेष्मा यानी कफ दोष। और वह अगर प्रकृतिभूत यानी साम्यावस्था में है तो वो शरीर के लिए उपकारक है, और विकृत हो गए तो वो नानाविध यानी अनेक प्रकार के विकार को उत्पन्न करके शरीर को उपताप करते हैं, यानी शरीर को जो है व्याधिग्रस्त कर देते हैं। तो आगे जाएंगे, चक्रपाणि दत्त की बिल्कुल शॉर्ट टीका है इस श्लोक के ऊपर। दोषा इति शारीर दोषा, यहाँ पे दोष जो है वो मानस दोष नहीं है, शारीर दोष ही है। अब पुनः त्रयो, यह शब्द प्रयोग जो किया है इससे मानस दोष का व्यावर्तयति, पुनः शब्दो मानस दोषम व्यावर्तयति, यानी यहाँ पे बिल्कुल ही स्पष्ट होता है। देखिए कि दोष शब्द जो है यहाँ शारीरिक दोष है, और पुनः शब्द मानस दोषों के निषेध के लिए या उसको यहाँ पे नहीं ग्रहण करना है उसके लिए पुनः शब्द की योजना की है, ऐसे चक्रपाणि दत्त बताते। तो ये ट्रांसलेशन देखने की आवश्यकता नहीं, इसको बहुत आसानी से हमने पहले ही समझा है। आगे जाते हैं। ठीक है, आगे का श्लोक देखेंगे। स्लाइड शो थोड़ा सा हैंग हो गया मेरे ख्याल से। आगे जाते हैं, वहां पे असंश्रुष्ट रसों के कार्य बताए। तो श्लोक क्रमांक 6 देखिए, आपके पास अगर संहिता है तो। तत्र दोषम एकैकम त्रयाः त्रयो रसा जनयन्ति, जो मैंने कहा तत्राद्यमार्गम ग्रंथि, उसका यथार्थ स्पष्टीकरण अभी इस श्लोक के आगे आएगा। त्रयाः त्रयाः च उपशमयन्ति तद यथा कटु तिक्त कषायाः, ठीक है, वातम जनयन्ति। अभी आपके सामने स्लाइड वो आ गई जो मैं पढ़ रहा था। मधुर अम्ल लवणाः तु एनम शमयन्ति, कटु अम्ल लवणाः पित्तम जनयन्ति, मधुर तिक्त कषायाः तु एनम शमयन्ति, मधुर अम्ल लवणाः श्लेष्मानं जनयन्ति, कटु तिक्त कषायाः तु एनम शमयन्ति। तो यहाँ पे एक एक दोष जो है देखिए, तत्र दोषम एकैकम त्रयो त्रयो रसा जनयन्ति, तो विशेषतः तीन तीन रस मिलकर एक एक दोष को प्रकोपित करते हैं। शब्दशः अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो, और तीन तीन रस मिलकर जो है वो एक एक दोष का शमन करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि ये तीन तीन ग्रुप है, तो तीन रस शमन करेंगे, तीन रस जो है वो प्रकोप करेंगे या उसकी वृद्धि करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर तद यथा, ये जो बताया है, कटु तिक्त कषाय रस वात को प्रकोपित करते हैं या उत्पन्न करते हैं। जनयंती का अर्थ है उत्पन्न करते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य लेना है प्रकोपित करते हैं। और मधुर अम्ल लवण रस जो है वो इसका शमन करते हैं। ठीक है, अभी देखिए आगे पित्त के बारे में बता रहे हैं। कटु अम्ल लवण रस पित्त को प्रकोपित करते हैं, और मधुर तिक्त कषाय रस जो है वह पित्त का शमन करते हैं। तीसरा अभी कफ के बारे में देखिए, मधुर अम्ल लवण जो है वो श्लेष्मा को उत्पन्न करते हैं या प्रकोपित करते हैं, और कटु तिक्त कषाय रस जो है वो श्लेष्मा का यानी कफ का जो है वो एनम यानी इसको यानी कफ को शमन करते हैं। ठीक है, तो यह जो बताए हैं वह चक्रपाणि दत्त बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। रसानाम असंसृष्टानाम कर्म आह, तो असंसृष्ट रसों के कार्य तत्र इत्यादि श्लोक में बताए हैं। तो असंसृष्ट इस शब्द का अर्थ है वह अकेला या इकट्ठा, न उसका एकत्रित कार्य नहीं बताया है, अकेला कार्य वहां पे बताया। तो एक एक रस क्या कार्य करेगा, ग्रुप में उसका वर्णन है, लेकिन उसका असंश्लिष्ट कार्य बताया है। दो दो रसों का, तीन तीन रसों का इकट्ठा कार्य नहीं है यहाँ पे। तो चक्रपाणि दत्त इसको स्पष्ट करते हैं। अनेन च रस कर्म उपदेशेन दोषानाम अपि तत् तत् रसोत्पाद्यत्वं तथा तत्
रसोपशमनीयत्वम उक्तम भवति। तो यहाँ पे जो श्लोकों का वर्णन है वो रसों के कर्मों के उपदेश से उन उन रसों से उत्पन्न दोषों एवं उन उन रसों से शमन को प्राप्त करने वाले दोषों का कथन यहाँ पे किया गया। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, कटु तिक्त कषाया वातम जनयंती इति अस्ति परिपंथिनी इति ज्ञेयम। तो यहाँ पे जो कटु तिक्त कषाय का जो प्रथम उदाहरण दिया है, कटु तिक्त कषाय रस जो है वो वातजनक है। ठीक है, तो ऐसा है तो वहां पे कुछ उसके एक्सेप्शंस भी यहाँ पे चक्रपाणि दत्त जी बताते हैं। तेन अर्क अगरु गुरुच्चादीनाम तिक्तानाम अपि वात अजनकत्वे न दोषाः। तो देखिए, अर्क गुरुचि अगरु ये तीन उदाहरण दिए हैं इत्यादि तिक्त रस के ये द्रव्य है या वनस्पतियां है, और वो तिक्त रस होते हुए भी वातजनक नहीं है। ठीक है, तो वातजनक न होना इसका अर्थ ये दोषपूर्ण नहीं है, न ही विरोध है। ये कार्य क्यों होता है उनका? तत्र ही उष्ण वीर्यता परिपंथिनी विद्यते तेन न ते वातम जनयंती इत्यादि अनुसरणीयम। तो वहां पे वह उष्ण वीर्य होने के कारण उनका वात शमन कार्य होता है, वातवर्धन का कार्य नहीं होता है। इसलिए ये द्रव्य जो है वो वात का प्रकोप नहीं करते, ऐसा समझना चाहिए। यानी केवल रस का जो है वह आप एक्सप्लेनेशन जो है द्रव्य कार्य कैसे करता है वह उसके साथ ही आप केवल एक दृष्टिकोण नहीं रख सकते। वीर्य भी कभी कभी जो है वो प्रबलता से कार्य करता है, और इसलिए ऊपरी तौर पे अगर आपको दिखता है कि जो अर्क यानी मराठीमध्ये आपण त्याला रुई म्हणतो, कॅलॉट्रॉपिस, अगरू एक्वेलेरिया एगालोचा ये उसका बोटानिकल नेम है, गुडुची टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया इत्यादि जो द्रव्य है इनके प्रधान रस तिक्त है, और तिक्त रस होने के कारण ये वात के उत्पादक या जनक या प्रकोपक होने चाहिए, लेकिन व्यवहार में हमें दिखता है कि ये वात का शमन करते हैं। तो ये क्यों होता है? तो ये होता है उसकी उष्ण वीर्य की वजह से, इन द्रव्यों के उष्ण वीर्य की वजह से। तो वीर्य क्या है, आप द्रव्य गुण विषय में अभी इसको समझने लगेंगे। ठीक है, तो वीर्य द्विविध भी बताया है, अष्टविध भी बताया है। और वीर्य क्या है? उस द्रव्य की पोटेंसी है, और वो मुख्यतः दो विभाग में बाकी है, शीत और उष्ण। तो ये द्रव्य गुण का विषय है, उसको विस्तार यहाँ नहीं करेंगे। तो उष्ण वीर्य जो है वहां कार्य करता है या प्रधानता उसकी रहती है, इसीलिए वो वातजनक न होते हुए वात शामक ठहरता है। आगे उसी प्रकार से टीका में और कुछ उसके डिटेल्स बताए। ठीक है, देखिए अभी आपके सामने जो चार्ट है वो संक्षेप में आ गया। ये पूरे छठा श्लोक जो गद्यमय दिया है उसका सब शॉर्ट में एट अ ग्लांस इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मोबाइल पे। तो वातजनक कटु तिक्त कषाय रस है, पित्तजनक कटु अम्ल लवण है, कफ जनक जो है मधुर अम्ल लवण है, और non-compatibility of the rasa, that is the shamaka one, or which reduces that particular dosha, that is vata shamak rasa or madhura amla lavan, pitta shamak rasa or madhura tikta kashaya, and kapha shamak or katu tikta कषाय। ठीक है, तो मधुर तिक्त कषाय पित्त शामक है, और कटु तिक्त कषाय जो है वह कफ शामक है। चलते हैं आगे। तो इसी का ट्रांसलेशन है aggravate and pacify, those words are used. Aggravate is for प्रकोप, ओके, और जनक to reduce इस अर्थ से, और pacify जो है वो शमन के लिए इंग्लिश शब्द यहाँ पे आप देख रहे हैं। अभी वह रस जो है उस दोष को ही क्यों बढ़ाता है उसका स्पष्टीकरण इस 7वें श्लोक में है। Why रसा इंक्रीजेस और डिक्रीजेस दोषा, ऐसा मैंने इसको टाइटल दिया। तो दोषों का प्रकोप एवं शमन कार्य यहाँ पे स्पष्ट करते हैं सकारण कार्य कारण मीमांसा के साथ। तो रस दोष सन्निपाते तु ये रसाः यैः दोषैः समान गुणाः समान गुण भूयिष्ठा वा भवन्ति
ते तान् अभिवर्धयन्ति। विपरीत गुण भूयिष्ठा वा शमयन्ति अभ्यस्यमाना इति। एतत् व्यवस्था हेतोः षट्त्वम् उपदिश्यते रसानां परस्परेण असंसृष्टानां त्रित्वं च दोषानां। तो देखिए, रस और दोषों का सन्निपात यानी संबंध अगर आ गया शरीर में जो आता है, तो रस जो रहेगा वो आहार में रहेगा निहित या औषध में रहेगा। तो आहार रूप रस का जब शरीरस्थ दोषों के साथ मिश्रण होता है, तो उनमें जो जो रस जिन जिन दोषों के समान गुण वाले होते हैं या समान गुण के भूयिष्ठ, भूयिष्ठ शब्द जो है वो प्राधान्य के लिए है, तो वह उनकी वृद्धि करते हैं। और विपरीत गुण वाले अगर है, ठीक है, टोटली अपोजिट रहेंगे या अपोजिट प्रॉपर्टी ज्यादा रहेंगी। भूयिष्ठ का अर्थ है ज्यादा रहेंगी, एक दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर रह सकती है, लेकिन भूयिष्ठ अधिकता से वो विपरीत रहेगी यानी विरुद्ध रहेगी। यह उसका कारण है, यानी विपरीत गुण का होना चाहिए या विपरीत गुण से भूयिष्ठ अधिक होना चाहिए। और ये एक दिन में नहीं होगा, एक बार खाने से नहीं होगा। तो अभ्यस्य माना ऐसा शब्द प्रयोग आया है, यानी उसका निरंतर अभ्यास अगर आप करते हो तो ही ये कार्य होता है और उन दोषों का शमन वो कर पाते हैं या करते हैं। तो एतत् व्यवस्था हेतु हो, इस सूत्र से हम जाने कि परस्पर असंसृष्ट रसों की जो 6 संख्या बताई है, वह दोषों जो 3 संख्या में बताए हैं उनकी व्यवस्था की दृष्टि से किया है। अन्यथा ये रसों का षट्त्वम यानी 6 रस है और वो 3 प्रकार के दोषों का इस पद्धति से वर्धन या शमन करते हैं, ये जो बताया है ये व्यवस्था हेतु के लिए बताया है, समझने के लिए बताया। लेकिन आगे आएगा ये 8वें श्लोक से आगे कि द्रव्य जो रहता है यानी आहार रहेगा या औषध रहेगा, वो द्रव्य जो है वो केवल एक रसात्मक नहीं रहता, ठीक है। इसलिए उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है उसको जानना पड़ेगा हमें आगे। तो ये सभी कार्य परस्परेण असंसृष्ट यानी मिले हुए नहीं, एक एक रस के जो है वो दोषों के क्या परिणाम होंगे उसको जानने हेतु पहले आप अगर अलग से समझेंगे तो आप कॉम्प्लेक्स या क्यूमुलेटिव सिचुएशन अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले 7वें श्लोक में जो है वो असंसृष्ट रसों का असंसृष्ट दोषों के ऊपर क्या कार्य होता है वो पहले बताया, ठीक है। तो इसकी टीका देखते हैं। अथ कया युक्त्या रसा दोषान् जनयन्ति शमयन्ति च इति आह रस दोष इत्यादि, ठीक है। तो इस श्लोक में चक्रपाणि दत्त बताते हैं किस प्रकार रस दोषों को प्रकोपित एवं प्रशमित करते हैं, यानी वो क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है, कारण क्या है उसके पीछे, उसका कार्य कारण भाव इस श्लोक में बताया जा रहा है। सन्निपाते इति अंतः शरीर मेलके। तो सन्निपात का अर्थ क्या है, सन्निपात शब्द से हमें पता है, क्या पता है, तो 3 घटक एकत्र आना, ऐसा हमें पता है। लेकिन यहाँ पे वो अर्थ नहीं है। तो जो आहार है या औषध है उसका शरीर के साथ संबंध आने पर अंतः शरीर में लगे, ऐसा उसका अर्थ है, ठीक है। आगे शब्द आया है तू, रसदोष सन्निपाते तू, तो तू शब्दों विशेषे। तो तू शब्द से यहाँ पे क्या जानना है, तो बताते हैं कि तू शब्द विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, यानी उससे विपरीत गुण, यानी रस से विपरीत गुण, ठीक है, और रस से समान गुण या विपरीत गुण भूयिष्ठ, इस प्रकार से। तो इस विशेष अर्थ से अब तेन विपरीत गुणा एव विशेषेण विपरीत गुण भूयिष्ठ अपेक्षया शमयन्ति इति दर्शयति। तू शब्द जो है वो विशेष के लिए है, यानी उसमें भी तरतम भाव बताते हैं, ऐसा चक्रपाणि दत्त बताते हैं। यानी बिल्कुल ही विपरीत गुण वाला है। समझिए वात के 6 गुण है और 6 के 6 गुणों के विपरीत अगर कोई द्रव्य या औषध या आहार है तो वह श्रेष्ठ वात शामक रहेगा। और विपरीत गुण भूयिष्ठ के अपेक्षा यानी 6 में से 4 रसों का सिर्फ 4 गुणों के सिर्फ वात
के विपरीत है तो विपरीत गुण भूयिष्ठ गुण भूयिष्ठ होता है वो, यानी ज्यादा से ज्यादा गुण विपरीत है, विरोधी है, तो उसकी अपेक्षा जो टोटल अपोजिट है 6 के 6 गुण, वह ज्यादा कार्यकारी होगा, इसलिए तू शब्द का प्रयोग आया है, ऐसे चक्रपाणि दत्त बताते। ठीक है, तो इसलिए टीका जो है जहां आवश्यक है, हमें अभी समय है तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए, तो शास्त्रार्थ बहुत अच्छे से हम जान पाएंगे। ठीक है, अध्यापक होते हुए भी मैं भी कुछ विषयों को जो है आपके साथ ज्यादा सीखने का मुझे मौका मिलता है, यह भी मेरा स्वार्थ है। रसानां तु यथा उपचारात् गुणा तद अभिते गुण अगुणाश्रयाः न उक्ता। सुश्रुत अध्याय 26 का यहाँ पे रेफरेंस एक दिया है, तो वह रेफरेंस हमें अभ्यस्य माना, हाँ उसको आगे जाएंगे थोड़ा सा, इति न सकृत उपयुज्य माना, यानी अभ्यस्यमान, इसका अर्थ क्या लेना चाहिए कि केवल एक बार नहीं अपितु सतत प्रयोग जो है उसका अपेक्षित है, यानी कुछ दिनों तक उसको लगातार आप अगर सेवन करते हो तो ही उसका परिणाम जो है वो आएगा, एक दिन एक बार करके नहीं। ठीक है, तो चलते हैं आगे की सूत्र की ओर। तो आपको अगर कुछ प्रश्न आते हैं तो कृपया चैट बॉक्स में डालते जाइए। अभी तो मुझे चैट बॉक्स नहीं दिख रहा है स्लाइड शो की वजह से, लेकिन आपको अगर प्रश्न है तो उसमें डालिए जरूर। रस संसर्ग विकल्प, अभी संसर्ग जो है वह और विकल्प यानी प्रकार, तो संसर्ग विकल्प विस्तारो ही ऐसा अपरिसंख्येयो भवति विकल्प भेद अपरिसंख्येयत्वात्। इसका अर्थ क्या है? संसर्ग यानी परस्पर मेलक, विकल्प यानी तरतम भेद, तो एवं विस्तार यानी रस एवं दोष जो है वह संसर्ग और विकल्प से उसका विस्तार यानी वह जो है वह अपरिसंख्येयो भवति विकल्प भेद अपरिसंख्येयत्वा, क्योंकि विकल्प भेद के असंख्येय होने के कारण रस और दोष इनके भी जो है भेद वो असंख्येय यानी इनफाइनाइट होंगे, असंख्येय मतलब अनेक होंगे। ठीक है, रस दोष संसर्ग प्रपंचान अभिधाने हेतुम आह संसर्ग इत्यादि। तो इसका अर्थ ये होता है कि रस तथा दोषों के संसर्ग के कारणों को बतलाया गया है यहाँ पे। तो संसर्ग यानी परस्पर मिलन, ठीक है, मिलन का क्रम वह अनेक प्रकार का होता है। ठीक है, यानी मधुर अम्ल के साथ होगा, मधुर स्वतंत्रतया लवण के साथ होगा, फिर मधुर अम्ल और लवण के साथ इकट्ठा हो सकता है, इस प्रकार से। और इसका विस्तार जो है वो असंख्य है। उसी प्रकार से रस और दोषों की संख्या भी जो है तरतमाभ्याम ताम संख्याम अतिपतंती ही, ये सूत्र स्थान 26वें अध्याय में जो बताया है श्लोक, वो संपूर्ण श्लोक ऐसा है, यतो मधुराम्लदि संसर्गे अपि विजातीयो मधुर तरतमादि भेदकृतो भेदो अपरिसंख्येयो भवति वचनम ही रसाः तरतमाभ्याम ताम संख्याम अतिपतंती ही, यानी जहां मधुर अम्लादि संसर्ग में भी असमान द्रव्यों के मधुर तथा मधुरतम आदि के द्वारा भेद करने पर रसों के अपरिसंख्येय भेद हो सकते हैं। कहा भी गया है यथा रसों के तरतम भेद करने पर उनकी संख्या बढ़ जाती है। तो देखिए ये जो है यहाँ पे उदाहरण भी दिए हैं, तथा मधुर अम्ल लवण मधुर लवणादि संसर्गानाम अपि सति अपि अवांतर भेदे सामान्येन उपसंग्रहं कृत्वा त्रिषष्टि व संख्यादि नियमो भविष्यति निरस्यते। तो जो 63 विकल्प जो दिए हैं वो केवल उदाहरण के लिए दिए हैं, लेकिन उनके वास्तव में भेद जो है तरतम भाव से असंख्य हो सकते हैं, अपरिसंख्येय हो सकते हैं। ठीक है, जाते हैं 9वें श्लोक की ओर। 9वें श्लोक में प्रकृति समसमवेत सिद्धांत दिया है, और 10वें श्लोक में प्रकृति 9वें में प्रकृति समसमवेत है,
और 10वें में विकृति विषम समवेत है। तो प्रकृति सम समवेत को सबसे पहले समझेंगे। तो दिस इज अ नॉर्मल बिहेवियर और नॉर्मल पैटर्न ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड प्रकृति सम समवेत, and the vikriti vishama samaveta is little bit different, or with exception we can understand here. So सबसे पहले 9 नंबर देखते हैं। तत्र खलु अनेक रसेषु द्रव्येषु अनेक दोषात्मकेषु च विकारेषु रस दोष प्रभावम् एकैकस्येन अभिसमीक्ष ततो द्रव्य विकारयोः प्रभावत्वं व्यवस्थेत। तो प्रकृति समवेत सिद्धांत बताते हुए चरकाचार्य लिखते हैं, अनेक रस वाले द्रव्यों में अनेक दोषोत्पन्न विकारों में रस एवं दोषों के प्रभाव का निश्चय एक एक का पृथकशः विचार करने के बाद द्रव्य एवं विकार के प्रभाव का निश्चय करना चाहिए। यानी इसका अर्थ है मिले हुए दोष एवं रसों के प्रभाव का ज्ञान जो है वो कैसे करना चाहिए वह इस श्लोक में बताते हैं। जैसे मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि द्रव्यों में एक रस केवल नहीं होता, अनेक रस होते हैं, और विकार जो होते हैं, व्याधि भी जो होते हैं, वो केवल एक दोष से नहीं उत्पन्न होते, वो भी अनेक दोषों से या 2 दोषों से 3 दोषों से उत्पन्न होते हैं। इसीलिए द्रव्यों का स्वरूप भी अनेक रसात्मक जानना चाहिए और व्याधि का स्वरूप भी जो है वो अनेक दोषों वाला मानना चाहिए, और फिर उस द्रव्य का विकार के ऊपर क्या प्रभाव होगा उसको यहाँ कथन करते हैं। और वह कथन करते हुए एक दोषज विकारों का ज्ञान जो है वह अलग अलग रस एवं दोषों के कथन द्वारा होता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, तो अनेक रस वाले द्रव्य जो है तो विभिन्न दोष वाले व्याधियों का वो निश्चय ही हनन करने में समर्थ होती है। तो एकैकस्येन अभिसमीक्ष इति प्रत्येकम उक्त रसादि प्रभावेन अनेक रसम द्रव्यम अनेक दोषम च विकारम समुदित प्रभावम अभिसमीक्ष। यानी द्रव्य भी अनेक रस वाला है, उनका एकत्रित परिणाम क्या होगा उन रसों का, ठीक है, और विकार भी जो है वो अनेक दोषों वाला है, उसका समुदित यानी एकत्रित प्रभाव क्या होगा, परिणाम क्या होगा, वह जानकर चिकित्सा की जाए, करना चाहिए। ठीक है, तो whether it is an agent that is generically termed dravya in Sanskrit, that is the dravya is having multiple rasa or a disorder having afflictions of various doshas, यानी डिसीज भी जो है वो उसमें एक ही दोष केवल विशिएट रहेगा ऐसी बात नहीं है, 2 या 3 भी हो सकते हैं। One should first critically analyze the role of each rasa और each dosha individually। पहले उसका जो विचार करना है वो स्वतंत्र रीत्या एक एक ऐसे करना है, और उसके बाद में then determine the effect of the द्रव्य and the disorder। तो फिर उसका इफेक्ट जो मैं परिणाम शब्द का प्रयोग प्रभाव का अर्थ परिणाम बता रहा था वो इफेक्ट इस अर्थ से देखिए। ठीक है, तो ये 10वां श्लोक आगे जाते हैं। तो यहाँ हम आज रुकते हैं क्योंकि ये उदाहरण के साथ हमें आगे कथन करना पड़ेगा। तो आशा है आपको यह बातें जो है वो समझ में आ रही होगी। बार बार अगर आप इसको देखेंगे तो इसको और अच्छी स्पष्टतया समझ सकते हैं। ठीक है, तो यस, ये जो आपकी आशंका है तो इसको ही कल इससे हम शुरुआत करेंगे। ओके, धन्यवाद। तो प्रभाव शब्द का अर्थ क्या है और कार्य कारण भाव को उसके साथ कैसे समझना चाहिए, ये